नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। आपका स्वागत करता हूं बतकही के पहले पॉडकास्ट में, जहां हम एक खास व्यक्ति से चर्चा करने वाले हैं जो आते हैं खास जिले से। खास जिला जो कि गोंडा। गोंडा जो वर्चस्व का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में गोंडा की गौरा विधानसभा क्षेत्र से राजनीति में अपनी जगह बनाने वाले श्री प्रभात वर्मा जी हमारे साथ हैं। आइए आपको मिलवाते हैं श्री प्रभात वर्मा जी के साथ। सर, जैसे बहुत से लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, जैसे बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि संघर्ष क्या रहे, कैसे विधायक बने, क्या इनकी शिक्षा दीक्षा रही। युवा भी प्रेरणा लेना चाहते हैं कि क्या करें विधायक जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए। तो हम एक बृहद में आपसे वार्ता करेंगे। जैसे आपका बचपन कैसा रहा, थोड़ा सा बताइए। हम लोग राजनीतिक परिवार हमारा रहा। हमारे पिताजी राजनीति से जुड़े रहे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रहे, तो राजनीति करते थे। हम लोग 1967 के स्वयंसेवक हैं और आज भी तेज तर्रार नेताओं में उनकी गिनती होती थी। और हम लोग खेती से जुड़े परिवार हमारा था। हम लोग गांव में रह करके गांव में ही पढ़ाई के प्राइमरी की शिक्षा ली और वहीं से निकल करके हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और अभी उच्च शिक्षा हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुई, LLB मैंने किया। उसके बाद वकालत प्रारंभ किया, धीरे धीरे करते करते। अच्छा सर, लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसे कहा जाता है, वहां से बहुत से छात्र संघ की कोख से पैदा हुए, बहुत से नेता हुए। तो क्या आपका मन लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ते थे तो छात्र राजनीति में? नहीं, छात्र राजनीति में रहा, हम लोग रहते थे, लेकिन हम लोग पीछे वाली लाइन में रहते थे। और हम लोग के छात्र नेता AVP से हम लोग जुड़े थे। बीरेन तिवारी जी थे और तमाम नेता थे। माननीय ब्रजेश पाठक जी थे। ऐसे ही एक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू थे। तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता थे जिनको हम लोग सपोर्ट करते थे। छात्र जीवन था जी, तो उस समय हम लोग भी छात्र राजनीति से जुड़े रहे। अच्छा सर, जैसे ये एक सवाल ये भी है मेरे जहन में कि एक वकील बनते बनते, एडवोकेट बनते बनते नेता कैसे बन गए? नेता की प्रेरणा कैसे मिल गई? हमने जब शिक्षा के बाद वकालत शुरू किया गोंडा में, दीवानी कचेरी में बैठता था। हमारे सीनियर CP सिंह जी थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने अपना वकालत शुरू किया। धीरे धीरे करके करीब 12 साल मैंने वकालत की और उनके साथ ही बैठता था और 12 साल वकालत किया। उसके बाद धीरे धीरे करके 2000 में जिला पंचायत का चुनाव हुआ और वहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और जिला पंचायत का चुनाव, महिला सीट, तो हमने अपनी पत्नी को, श्रीमती पुष्पा वर्मा को हमने चुनाव लड़ाया और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी और वो चुनाव जीती। वहीं से राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। सर, आप खेती किसानी से अभी भी जुड़े हैं या फिर? नहीं, जुड़े हैं। हमारा परिवार किसान परिवार है। हमारे यहाँ खेती अच्छी होती है, गन्ने की खेती होती है, धान गेहूं अन्न खेती अच्छी होती है और हमारा संयुक्त परिवार है और सभी लोग मिलकर के अपना खेती का भी काम हो जाता है और सभी नौकरी भी करते हैं, डॉक्टर भी हैं, अन्य अपने व्यवसाय में भी लगे हैं। सभी लोग मिलके काम करते हैं। तो सर, मैम एक बार जिला पंचायत रही? एक बार जिला पंचायत रही, उसके बाद दूसरी बार मैं जिला पंचायत बना। मैं लड़ा सर, तो मैं थोड़े वोटों से चुनाव जी हार गया। अच्छा, उसके बाद फिर 5 साल बाद फिर मैं जिला पंचायत सदस्य बना सर। उसके अच्छा, बाद धीरे धीरे ये 2000, ये जो आप जब जिला पंचायत सदस्य बने सर, वो कौन सा साल था? 2010 का था। 2010 में हम जिला पंचायत सदस्य बने। 2010 से 2010 से हम 15 तक रहे सर। और हमारी तब भी जिला पंचायत थे, तब भी पूरा फोकस विकास पर रहता था सर, कि हम कैसे हमारे गांव की सड़कें अच्छी हों, कैसे जो भी जिला पंचायत से काम होते वो, क्योंकि जिला मुख्यालय पर मैं रहता था, वकालत भी करता था सर। और जिला पंचायत सभागार, जिला पंचायत कार्यालय बगल में था, तो आना जाना लगा रहता था, इसलिए ज्यादा काम भी होते थे। वहीं से धीरे धीरे पॉपुलरिटी बढ़ती गई और आगे बढ़ते गए। क्या घर में इसके पहले भी कोई और भी पद वगैरह था, जैसे प्रधान, इस तरह से कोई पद? जैसे मैंने सुना है शायद कि आपके घर में प्रधानी कई सालों से चली आई। हमारे घर में प्रधानी भी कई सालों से है और ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे भाई की पत्नी है मधुलिका पटेल,
धीरे धीरे करके ऐसे प्रधानी पहले से ही थी। आपकी दिनचर्या क्या है सर? सुबह जैसे कितने बजे उठ जाते हैं, क्या करते हैं दिन भर में? हमारी दिनचर्या जैसे पहले थी, वकालत पेशा में मैं था, या मैं 5 बजे जग जाता हूँ। उसके बाद दिनचर्या अपनी खत्म करने के बाद थोड़ा टहलता हूँ, योगा वोगा के बाद फिर नहा धो करके फिर मैं सुबह 8 से 9 बजे के बीच में बैठ जाता हूँ जनता दर्शन में। मैं अगर लखनऊ ना रहा तो प्रत्येक दिन जनता दर्शन बैठता हूँ, जो भी लोग। इतवार को पूरे समय तक, जब तक लोग आते गए तब तक 3 बजे 4 बजे तक मैं बैठा रहता हूँ, सबकी सुनता हूँ। और प्रत्येक दिन भी मैं 11 बजे तक सुनता हूँ, उसके बाद क्षेत्र में निकल जाता हूँ निमंत्रण के लिए। जब आप विधायक बने तो आपके सामने सबसे बड़ी क्या चुनौती थी? 2017 में जब मैं विधायक बना तो विधायक बनने के बाद सबसे ज्यादा चुनौतियां विकास की रहती हैं। और पहली बार मैं विधायक बना तो धीरे धीरे तमाम चीज सीखने का मौका मिला। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश के क्रम में हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। आज हमारा क्षेत्र विकास के काम बहुत तेज गति से हो रहे हैं। हमने लगभग 250 की आबादी के गांव को हमने पक्की सड़क से जोड़ दिया। तमाम गांव में बिजली लग गए। कुछ बिजली के मजरे अधूरे हैं, उनको हम लोग आगे अभी जल्दी ही उसके काम शुरू होने वाले हैं। 100% बिजली हमारी सरकार देने जा रही है। और जहां 5 घर हैं वहां भी हम बिजली देने का काम करेंगे। और बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए, सड़कों के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम। हम लोग जनपद मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी पर मेरी विधानसभा है, जहां विकास के नाम पर कुछ था ही नहीं। मुख्य मार्ग खराब थे, गांव की सड़कें खराब थी, सड़कें गांव में थी ही नहीं, कच्ची सड़कें थी, नीट सोलिंग की सड़कें थी। लेकिन आज चमचमाती सड़कें हैं, 2 लेन की सड़कें हैं, बिजली 18 घंटे गांव में लोगों को मिल रही है। कई सब स्टेशन मैंने बनवाए, एक 132 का सब स्टेशन बड़ा खारी घाट में बनवाया, जिससे बिजली बहुत सुचारू रूप से रहती है। आप अपने विधानसभा में अपना मूल प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? हमारी विधानसभा में मूल प्रतिद्वंदी हर जगह सपा और बसपा से जो भी आएगा वही प्रतिद्वंदी होगा। बाकी कहीं कोई बहुत अच्छे से काम हो रहा है, विकास के योजनाएं सारी चल रही हैं। लोगों को पहली बार 17 के बाद आज तक राशन वितरण व्यवस्था सुनिश्चित है, लोगों गरीबों को मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ पूरी सरकार चल रही है। सबको बिजली मिल रही है, सबको सड़क मिल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व हुए काम। हमने 2 राजकीय इंटर कॉलेज, एक राजकीय इंटर कॉलेज, एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बनवाया। तो जिस तरह से हमारे क्षेत्र में पिछड़ा क्षेत्र होने के नाते, मेरा एक ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक है जनपद में, 3 ब्लॉक है जिसमें मेरा एक भवनजोत ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक है। तो जिस तरह से आज हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है, तो ये हमारे क्षेत्र को भी ये उपलब्धि मिली है कि विकास की किरण हर गांव कोने तक पहुंच रही है। सर, आपने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन सपा तो कहती है कि जो है ये सिर्फ एक नजरिए से देखते हैं। अब उनके बारे में उनका नजरिया क्या है वो तो वो जाने, लेकिन हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने कहीं भेदभाव नहीं किया। हमारे क्षेत्र में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर गांव की सड़कें बनी हैं। और जब विकास होता है तो सभी लोग उस पर चलते हैं। बिजली मिलती है तो सबको बिजली मिलती है। 18 घंटे बिजली उनको मिल रही, सबको मिल रही है। राशन, जिसका राशन कार्ड है, जिसका नाम राशन, उसको राशन मिल रहा है। सपा की सरकार में तो राशन मिलता ही नहीं था, अन्य योजनाएं, विकास होता ही नहीं था। केवल विकास मैनपुरी, इटावा 4-5 जिले में होता था। बिजली उन्हीं वीआईपी जनपदों में आती थी। एक हफ्ता रात बिजली आती थी, एक हफ्ता दिन में आती थी। तो उनका नजरिया तो कुछ अलग था। वो कब्रिस्तान बनवाते थे तो आप मंदिर बनवा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाते थे, और हम लोग कब्रिस्तान का भी बनवाते हैं, हम लोग अंत्येष्टि स्थल भी बनवाते हैं। लगातार हमारी सरकार अंत्येष्टि स्थल पर पैसा दे रही है और अंत्येष्टि स्थल भी अच्छे से बनवा रही है। और अभी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम हर एक विधानसभा में एक मैरिज हॉल बनाने का काम करेंगे। और अभी हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जिले में एक मैरिज हॉल देने जा रही है।
हर जिले में एक मैरिज हॉल हम देंगे, एक विधानसभा को, और चरणबद्ध तरीके से सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम मैरिज हॉल देने का काम करेंगे। मतलब सपा जो आप लोगों पर आरोप लगाती है कि ये एक नजरिए से देखते हैं, वो गलत है। आपकी योजनाएं सबके लिए समान रूप से चल रही हैं। बिल्कुल, हमारी योजनाएं सबके लिए समान रूप से चल रही हैं। आवास हमने दिया, सबको दिया, प्रधानमंत्री आवास। अच्छा सर, एक सच्चाई है, जितने गरीबों को मिला, आज तक किसी भी सरकार में उतना आवास गरीबों को नहीं मिला। जो कुछ बचे हैं इस वित्तीय वर्ष में या आगे वित्तीय वर्ष में 27 तक सभी लोगों को आवास देने का काम। और अमीरी गरीबी तो आती रहती है, जैसे लोग उस दायरे में आएंगे उनको आवास मिल जाएगा। आवास सूचीबद्ध हो गया, जल्दी फिर से आवास सबको मिलने जा रहा। जी। अच्छा सर, जैसे 24 के पहले सपा ने एक नारा दिया पीडीए का, और अभी ये जब चुनाव चल रहा था या महाराष्ट्र और झारखंड का जब चुनाव चल रहा था, तो योगी जी ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, एक है तो सेफ है। तो जब 24 का चुनाव था लोकसभा का, तो इसमें आप आपका जो पिछड़ा समाज आता है, उसको आप संभाल पाने में, एकजुट कर पाने में, सपा के खिलाफ लामबंद कर पाने में कितना अपने आप को सफल पाते हैं? हमारे यहाँ पिछड़ा समाज लामबंद रहा। हमारे यहाँ देवी पाटन मंडल में 4 सीटें हैं, 4 में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, चाहे गोंडा हो, चाहे वो कैसरगंज हो, चाहे वो बहराइच हो। और इससे पहले भी 19 में हमारी 3 सीटें थी, हमें 1 सीट में डिफीट मिला है श्रावस्ती से। बाकी हमारे विधायक भी, भारी संख्या में हमारे विधायक भी, हमारे गोंडा में 4 में 7 सीटें विधानसभा की हैं, 7 में 7 गोंडा में है। बलरामपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 भाजपा के पास है। श्रावस्ती में 2 हैं, 1 भाजपा के पास है। ऐसे बहराइच में 7 सीटें हैं, वहां 5 भाजपा के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी देवी पाटन मंडल अवध क्षेत्र वो गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, वहां कोई वो नहीं चलता, केवल एक ही है, विकासवाद। और हम लोग, हमारी सरकार, चाहे पिछड़े वोटर हों, चाहे दलित समाज के हों, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और वो लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने का काम करते हैं, समर्थन देने का काम करते हैं। सर, उनका पीडीए का नारा तो काम कर गया, 30 से ज्यादा सीटें उनके पास आई। तो इस पर भाजपा का देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ, तो इस पर भी कुछ ऐसा क्यों हुआ? इस पर क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ, अभी आपने देखा होगा उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में 9 सीटों में 7 सीटों पर हमारी पार्टी जीती और हमने सबको टिकट देने का काम किया। सभी वर्ग के लोगों को हमने टिकट देने का काम किया और सभी लोग लगभग जीत के आए। 2 प्रत्याशी हमारे थोड़े थोड़े वोटों से हार गए और बाकी 7 हमारे जीत के आए। तो उनका पीडीए का नारा फेल हुआ। धीरे धीरे करके जैसे जनता समाजवादी पार्टी के झूठ को, कांग्रेस पार्टी के झूठ को जान जाएगी, वो फेल हो जाएगी। उन्होंने कहा हम संविधान खतरे में है, संविधान को कौन बदल सकता है? आज जो भी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, सभी संविधान की बात करते हैं। सब संविधान के अनुरूप सरकार हमारी चल रही है और संविधान को सबसे ज्यादा तो धोखा देने वाले यही लोग हैं, कांग्रेस के गठबंधन है, कांग्रेस के लोग हैं। सबसे ज्यादा तो संविधान का दुरुपयोग कांग्रेसियों ने किया, सपा के लोगों ने किया। लेकिन सर, उनका ये संविधान का डर तो काम कर गया? नहीं काम किया। लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, आज जब उपचुनाव हुआ, हम महाराष्ट्र में जीत के आए, हमारे अन्य प्रदेशों में जहां उपचुनाव हुआ, जनता समझ गई इनके झूठ को। क्या 27 में भी ऐसा ही रहेगा जैसे महाराष्ट्र में हुआ? 27 का चुनाव योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश में हम 350 सीटें जीत के आएंगे। सर, योगी जी का नारा बड़ा पॉपुलर हुआ, एक कटेंगे तो बटेंगे। इस पर आपकी क्या, इससे आप कितने सहमत हैं? सही कहा, जब हम बटेंगे तभी तो नुकसान होगा, तभी हम कटेंगे, और जब हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सही नारा दिया। अगर हम हर चीज सोच के नहीं चलेंगे, हम एक नहीं रहेंगे, तो चाहे पार्टी हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, कैसे विकास होगा? ना विकास होगा, ना काम होगा। इससे पहले कई सालों कांग्रेस की सरकार रही, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हम लोग गांव से निकल के यहाँ तक पहुंचे हैं।
कहीं विकास के नाम पर कुछ नहीं था। जो बहुत खास विधायक जी, सांसद जी के बहुत खास लोग होते थे, उनके गांव बिजली थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबको बिजली, सबको सड़क, हर योजना का लाभ, सब कुछ देने का काम किया और विकास भी हो रहा है और भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। धारा 370 भी 35 से सारी उस पर काम हो रहा है। तो हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और 27 में हम पुनः भारी बहुमत से जीत के आएंगे और सरकार बनाएंगे। जी सर, जैसे अभी मोदी जी, देखा जाए अभी जो विधानसभा का चुनाव था महाराष्ट्र में चाहे झारखंड में, योगी जी ने बहुत सारी सभाएं की, तो क्या इससे ये लगता है कि पार्टी योगी जी को प्रमोट कर रही है मोदी जी के बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, बड़े नेताओं का है। जो जैसा होगा वैसे ही पार्टी नेतृत्व उनको जिम्मेदारी देती है। और आपने देखा होगा कि योगी जी ने कई प्रदेशों में हर जगह उनकी सबसे ज्यादा मांग रही है, लेकिन धीरे धीरे करके जो भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदारी देगी तो वो। राजनीति में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? जैसे हर व्यक्ति की अपनी हसरत होती है कि हमें यहाँ मत इस स्तर तक जाना है या हमें ये मिल जाए, तो आपकी ऐसी क्या सर आकांक्षाएं? राजनीति में हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है और हर जगह आदमी आगे बढ़ना चाहता है। धीरे धीरे करके पार्टी जो भी सोचेगी वो उस हिसाब से सभी लोग काम करते हैं। अच्छा सर, क्या गौरा में मुस्लिम समुदाय भी आपको वोट करता है? हाँ, गौरा में सभी वर्ग के लोग, सभी वर्ग विशेष के लोग काम करते हैं और समर्थन करते हैं। और हमने कहीं भी गौरा में विकास के नाम पर कहीं भी किसी को, सबके गांव में सबके कोई भी मेरे पास आया हो, चाहे मेडिकल की सुविधाएं हो, इलाज की उनको मिल रहा हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में हमने सबकी मदद की है। इसलिए सभी लोग हमसे जुड़े हैं। जो सपा विचारधारा के हैं या बीएसपी की विचारधारा के, वो उनके विचारधारा के उनके लोग साथ रहते हैं। बाकी तो हमसे जुड़े हैं व्यक्तिगत जुड़ाव लोगों का है। और लोग ये भी कहते हैं कि आज तक गौरा में जितना विकास हुआ इतना आज तक कोई नहीं किया। सब आपके बेटे प्रशांत राहुल चौधरी चरण यूनिवर्सिटी से जो है छात्र संघ के महामंत्री रहे, क्या वो भी राजनीति में आगे आएंगे? हाँ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में महामंत्री मेरा बेटा रहा। विधायक बनने के बाद वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। तो वहाँ एबीपी की राजनीति परिवार से जुड़ा होने के नाते वो भी वहाँ एबीपी से जुड़ा रहा और शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के छात्र रहे और वहाँ उसका लाभ उनको मिला और चुनाव जीत के आए। तो धीरे धीरे लगे हैं, अब आगे वो जाने, उनका काम जाने, आगे राजनीति कर रहे हैं। सर एक बेसिक सवाल, जैसे आप संघ से कब जुड़े या भाजपा से आप कब जुड़े? संघ से हमारा परिवार हमेशा जुड़ा रहा। 1967 से हमारे पिताजी स्वयं सेवक रहे और लगातार हम लोग संघ से ही जुड़े रहे, उससे अलग होने कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, जैसे योजनाएं तो सर सबके लिए समान आती हैं, हर योजना का लाभ, आयुष्मान योजना का लाभ भी हिंदू भी पा रहा, मुस्लिम भी पा रहा, तो फिर सपा आप लोगों पर ऐसा आरोप क्यों लगाती है कि भाजपा जो सिर्फ हिंदुओं को प्रमोट करती है या फिर मुस्लिम लोगों को एक मतलब के लिए उनका रवैया जो है सही नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? समाजवादी पार्टी का काम है वोट डालो राज करो। कांग्रेस का यही वो है। समाजवादी पार्टी वही काम करती थी। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी आई तो पश्चिम में सबसे ज्यादा एटा इटावा मैनपुरी साइड में विकास हुआ, पूर्वांचल छोड़ दिया और आज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में विकास हो रहे हैं। तो उनका तो यही काम है था। उनका तो लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, इतने बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, प्रत्येक दिन लूट होती थी, दंगे होते थे। आज तो योगी जी के राज में कानून का राज है। आज आप देख रहे होंगे सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, सारी जगह उत्तर प्रदेश के 75 जिले में मेडिकल की सुविधाएं मिल रही हैं, सभी लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 24 घंटे बिजली मिल रही है, गांव में 18 घंटे, तहसील 22 घंटा।
तो कहाँ ऐसी कोई वो नहीं। 2017 के पहले के और अब के 2024 की दौरा में क्या फर्क है? बहुत बहुत अंतर है। 17 से पहले आप कहीं किसी सड़क पर जा नहीं सकते थे, सभी सड़कें टूटी थी, चाहे वो गोंडा से गोंडा से गौरा चौकी बगनान की सड़क हो, चाहे वो गोंडा से मस्कनवा मनकापुर मस्कनवा बगनान की सड़क हो, चाहे वो सिकंदरपुर डुमरियागंज मार्ग हो, अयोध्या को जोड़ती है, चाहे स्वामी नारायण छपिया मंदिर मार्ग हो, कोई भी सड़क अच्छा नहीं था, सभी सड़कें टूटी थी। और जब हम 17 में पहली बार विधायक बने तो लगातार माननीय योगी जी के आशीर्वाद से, माननीय केशव मौर्य जी के आशीर्वाद से लगातार क्षेत्र का विकास हुआ और आज हम लोग कह सकते हैं कि गौरा नंबर 1 पर है। कोई ऐसा कार्य जो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती रही हो, जिसको कराने में आपको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा? हम हर कार्य को चुनौती लेते हैं और जो भी कार्य छोटा बड़ा होता है, मैं मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री गणों से मिल करके उस काम को आगे बढ़ाने का काम करता हूं। और धीरे धीरे करके हमारे यहाँ एक स्वामीनारायण छपिया मंदिर है, जहां तीर्थयात्री बड़े पैमाने पर गुजरात, महाराष्ट्र, विदेशों से आते हैं। वहां सड़कें नहीं थी, 2 लेन। माननीय मुख्यमंत्री जी जब गए, हमारे यहाँ बनटांगिया गांव है, बनटांगिया गांव में गए तो सड़क की घोषणा की, आज सड़क अच्छी बन गई है, तीर्थयात्री से ज्यादा आने लगे, ज्यादा अच्छी हो। और हम कोई भी कार्य होता है, छोटा बड़ा काम हो, हर कार्य को चुनौतीपूर्वक स्वीकार करके उसको कराने का भी काम। क्या उसे भी कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है, छपिया को भी? नहीं, अभी कॉरिडोर से नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन आगे भविष्य में चल करके उसको भी जोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी। सर, गन्ना किसानों का मामला हमेशा चर्चा में रहता है। गन्ना किसान कई बार आए दिन धरने पे रहते हैं अपनी भुगतान वगैरह को लेकर के। तो क्या मतलब आपकी सरकार इस पर कैसे काम कर रही है? अपने विधानसभा में किसानों को, हमारी सरकार जब 2017 में बनी तब से लगातार गन्ना किसानों की चिंता करती है और लगातार इस क्षेत्र में बहुत कुछ सुधार होने का काम किया। गन्ना किसानों को हमारे यहाँ 100% भुगतान, 1 सप्ताह के अंदर गन्ना किसानों का पैसा उनके खाते में जाता है। हमारे यहाँ बलरामपुर चीनी मिल यूनिट बभनान है और एक मनकापुर चीनी मिल बभनान दतौली, 100% पेमेंट किसानों का 1 सप्ताह के अंदर। हमारी सरकार लगातार गन्ना किसानों के साथ खड़ी रहती है। लगातार जो मार्ग, यहाँ तक गन्ना से जो मार्ग बनते थे, पूर्ववर्ती सरकारों में कोई काम नहीं होता था, आज इन सरकारों में विकास भी हो रहा है, गन्ने का भुगतान भी हो रहा है, घटतौली समाप्त करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज गन्ना किसान खुशहाल है और अच्छी तरह से सब पर रोक लगाने का काम किया और भुगतान भी नंबर 1 हो रहा है पूरे प्रदेश में। जी। अच्छा सर, एक सवाल ये भी आता है, विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि आपकी सरकार में सारी जो पेपर्स होते हैं वो लीक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं। तो इस पर क्या मतलब आपकी सरकार क्या कर रही है युवाओं के रोजगार की दिशा में? युवाओं को रोजगार देने का काम सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लगातार जब से सरकार आई है तब से लगातार उनको नौकरियां दी जा रही हैं, हर क्षेत्र में नौकरियां दी जा रही हैं और ईमानदारी से सभी को नौकरियां मिल रही हैं। अभी हम अंबेडकर नगर के कटेरी विधानसभा के चुनाव में मैं था, वहां हमने चर्चा की कि अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा नौकरियां मिली, इस सरकार में भी। तो लोगों ने जवाब दिया कि उन सरकारों में, सपा की सरकारों में, बसपा की सरकारों में पैसे लेके नौकरियां दी जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ईमानदारी से नौकरियां दी जा रही है। और आज इस पर कोई नहीं कह सकता, जो मेरिट में आ रहा है, जो पढ़ने में आ रहा है, उसको नौकरियां मिल रही है। हर क्षेत्र में माननीय योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल योगी मोदी कहा जाता है, तो योगी जी और मोदी जी में आप किसे ज्यादा बेहतर नेता मानते हैं? हम दोनों लोगों को मानते हैं। मोदी जी देश में विदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी अपने प्रदेश में और अपने अच्छा काम कर रहे हैं, तो दोनों अच्छे नेता हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी सबको आगे बढ़ाने के और आदमी की जो है विचारों को आगे बढ़ाने का काम करती है। अपनी सरकार को कितना नंबर देंगे अगर 10 में आपको नंबर देना हो? हम अपनी सरकार को 100 में 100 नंबर देंगे। सर, योगी सरकार में क्या आपको कोई कमी भी नजर आती है?
नहीं, कोई कमी नहीं। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सभी मंत्रीगण अच्छा काम कर रहे हैं, सभी विधायकगण अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक हैं अच्छी तरह से सभी काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में सभी लोग सक्रिय हैं, सभी सुनवाई कर रहे हैं और यही होना भी चाहिए। राजनीति में बड़ी व्यस्तता होती है, तो ऐसे में आप अपने और अपने परिवार को कितना समय दे पाते हैं? राजनीति में समय कम मिल पाता है, लेकिन हम लोग जितना भी समय मिलता है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ना लिखना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की किताबों को, अन्य किताबों को हम लोग पढ़ते रहते हैं, जिससे तमाम जानकारियां हमारे उन नेताओं के आशीर्वाद से, जिनके बल पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम, चाहे माननीय मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अंत्योदय योजना को बढ़ाने का काम आगे कर रहे हैं। जिन लोगों के बदौलत आज हम लोग यहाँ पर हैं, उनकी किताबों को हम लोग पढ़ते हैं और पत्रिकाओं को जो भी आते हैं उनको सबको हम पढ़ लिख करके उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा सर, जैसे एक आज के चलन में मतलब पूछा जाता है आपकी हॉबीज क्या है, मतलब आपको क्या पसंद क्या है? तो ऐसे में मतलब क्या चीजें करना आपको ज्यादा पसंद लगता है? घूमना फिरना, जैसे बहुत से लोगों का पसंद होता है, तो आपका क्या है? हमें सबसे ज्यादा पसंद अपने क्षेत्र में घूमना। राजनीतिक यात्राएं जितनी भी होती हैं, मैं प्रत्येक दिन, मैं अगर अपने गांव पर हूं, एक तो मैं गांव में रहता हूं और गांव में रहने के बाद जब प्रत्येक दिन मैं अपने क्षेत्र में निकलता हूं, चाहे 2 4 5 गांव घूम करके ही आता हूं, लोगों के सुख दुख में भागीदारी करता हूं और हमारा परिवार पूरा लगा रहता। मैं भी, सबसे अच्छा मुझे वही लगता है। अच्छा, फिल्में में देखने का भी शौक है सर आपको? नहीं, फिल्म देखने का बहुत शौक नहीं है, देखने का शौक नहीं है, लेकिन देखते हैं न्यूज वगैरह, देखता हूँ कहाँ क्या हो रहा है, कैसे। फिल्में नहीं देखते हैं? नहीं। अच्छा सर, जब छात्र लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करते रहे होंगे, तो कहा जाता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के मतलब मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, जो छात्र नेता रहे या राजनीति में इस समय है, वो कहते हैं कि मैं कोई भी फिल्म नहीं छोड़ता था। तो आप भी उस समय क्या फिल्म वगैरह देखते थे? नहीं, मैं फिल्म देखता था, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई फिल्म नहीं छोड़ता था। देखता था, अपने मित्रों के साथ देखता था, लेकिन सबसे ज्यादा हमें उसी समय से रुचि हुई जब लखनऊ में मैं बीएससी किया, एलएलबी किया, तो जो नेताओं के भाषण होते थे बेगम हजरत महल पार्क में, तो मैं सुनने जरूर जाता था कौन क्या कह रहा है। अटल जी का भाषण, मतलब राजनीति में चस्का पहले से था और अटल जी का भाषण, और हमारा जहां जन्म स्थान है वो कर्म भूमि माननीय अटल जी की रही और हमारे गांव में भी अटल जी आया करते थे। तो अटल जी का क्षेत्र रहा बलरामपुर लोकसभा, हम लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उनके भाषणों को, उनके उसको हम लोग सुनने का काम करते थे। उनके आपका पसंदीदा फिल्म स्टार कौन है सर? आजकल एक फिल्म बहुत चर्चा में है सर, द साबरमती रिपोर्ट, जिसको लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी जी ने मंत्रिपरिषद के साथ, यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे उन लोगों के साथ में देखा। आपने भी अभी कुछ दिन पहले देखा अपने क्षेत्र में? हमने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ हमने भी देखने का काम किया और बहुत विस्तृत रिपोर्ट है और एकदम जो हुआ, जो घटना घटी उसको दिखाने का काम किया गया और हमारे लोग देखे कि हाँ ये रिपोर्ट। भाजपा इस फिल्म को क्यों प्रमोट कर रही है सर? इसके पीछे का क्या उद्देश्य? यथार्थ जो सही हुआ, जो घटना हुआ, जिन लोगों ने किया उसको दिखाने का काम कर रही है और तत्कालीन यूपीए की सरकार ने उसको दबाने का काम किया था जी, यही तो था। कांग्रेस की सरकार ने उसको दबाने का काम किया और उस रिपोर्ट को जाहिर होनी चाहिए कि हाँ क्या है। गौरा को लेकर के सर आपकी क्या आगे की क्या योजना है? गौरा को लेकर हमारी यही योजना है कि अब हमारी सरकार 250 की आबादी के जो मजरे अभी भी बचे हुए उनका सर्वे चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क वहां उन गांवों में बनेगी और वो सड़कें भी पक्की सड़क से, वो मजरे पक्की सड़क से जुड़ जाएंगे और पूरे प्रदेश में, उसी के साथ साथ गौरा में भी जो बचे मजरे हैं वो सभी जुड़ेंगे
अगले महीने तक बिजली के काम शुरू होने जा रहे हैं। जहां 5 घर होगा, चौराहे होंगे, वहां बिजली नहीं होगी, वहां भी बिजली लगाने का काम होगा। सब सर्वे हो चुका, टेंडर हो चुका, बिजली के काम पूरे हो जाएंगे। 100% सैचुरेटेड गौरा विधानसभा होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों हमारे CSC बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हर जगह डॉक्टर उपलब्ध हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। हमारे यहाँ प्राइमरी विद्यालय बहुत अच्छे अच्छे हैं। अन्य जनपदों की जब हम लोग चुनाव में जाते हैं, देखते हैं, तो अन्य जनपदों में तुलना करते हैं तो हमारे जनपद में बहुत अच्छे अच्छे प्राइमरी स्कूल हैं। और हमने उन प्राइमरी स्कूलों में नया लुक देने का काम किया। हमने वहाँ वाटर कूलर भी मैं लगा रहा हूँ, चरणबद्ध तरीके से वाटर कूलर भी दे रहा हूँ। जहाँ जगह है वहाँ ओपन जिम भी दे रहा हूँ, जिससे बच्चों की संख्या और बढ़ रही है। और आज धीरे धीरे करके हमारे प्राथमिक स्कूल, इंटर कॉलेज सभी अच्छे होते जा रहे हैं। और गौरा जब विकसित गौरा होगा तभी और अच्छा होगा। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप थे हमारे साथ माननीय विधायक गौरा के श्री प्रभात कुमार वर्मा जी। प्रभात वर्मा जी ने अपनी सारी बातों को बहुत ही बेबाकी से रखा और इन्होंने हर सवाल का अच्छे से जवाब दिया। पॉडकास्ट में हमें अपना समय देने के लिए सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्ते।